एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। सो इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम उनको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7.13, व्हाट डज़ इट मीन व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस फॉल सडनली। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अचानक से किसी भी प्लेस में, किसी जगह में कम हो जाए तो क्या होता है। अ सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स देयर विल बी अ स्टॉर्म, अ रेन एंड अ टाइफून टू अकर इन अ कमिंग फ्यू आवर्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन वेदर इफ़ द बैरोमीटर रीडिंग शो अ सडन इंक्रीज़ हो जाए अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो तब आपके वेदर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अ सडन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स दैट इट विल सून फॉलोड बाय अ डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेटिंग अ पुअर वेदर अहेड। और जो आपका जो मौसम है आगे वो क्या रहेगा, ख़राब रहेगा। 7.15, state Pascal's law. According to the Pascal's law, pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all other parts of the liquid. ये सामने एक कंटेनर दिखाया हुआ है जिसमें प्रेशर एक पॉइंट पे अप्लाई किया जा रहा है, पी से शो कर रहे हैं, और जो स्प्लैशेस हैं वाटर के वो शो कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, वो इक्वली बाहर की तरफ आ रहे हैं। सो दिस लॉ होल्ड्स गुड फॉर फ्लूइड्स बोथ फॉर लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। 7.16, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने बड़े डिटेल में ये क्वेश्चन जो है वो लेक्चर में कवर किया हुआ है इसको। 7.17, व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स ceases to act is called elasticity. When we stretch a rubber with a small force and then release that force, the rubber attain its original size and shape due to elasticity. सामने आपको एक इलास्टिक नज़र आ रही है जिसको वो अपने थंब और एक फर्स्ट फिंगर से जो है वो उसको स्ट्रेच कर रहे हैं कि जैसे ही वो इस स्ट्रेचिंग को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा कि जो रबर है वो वापस अपनी जो है वो प्रीवियस पोजीशन पे आ जाएंगे। ओके, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको भी बड़ी डिटेल में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। 7.19, व्हाट इज अपथ्रस्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। जी, so there is an upward force which acts on an object kept inside on a liquid. As a result, an apparent loss of weight is observed in the object. This upward force is known as the upthrust and also known as buoyant force. कभी आपने देखा कि ऑब्जेक्ट को जब हम वाटर के अंदर रखते हैं और उसको अगर आप नीचे से हाथ से अगर उसको उठाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे तो बड़ा लाइटर सा फील होता है। तो ये जो लिक्विड जो इनसाइड किसी भी चीज़ जो ऑब्जेक्ट को आपने रखा होता है लिक्विड के अंदर, जो उस टाइम जो फोर्स अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है उसको क्या कहते हैं, अपवर्ड या बायोंड फोर्स कहते हैं। सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और जो बायोंड फोर्स है, जो अपथ्रस्ट फोर्स है, वो क्या हो रही होती है, वो अपवर्ड मूव कर रही होती है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के ओपोनेंट होती हैं। जो कुछ ऑब्जेक्ट्स की अगर ये कम या ज़्यादा मतलब हो जाए तो उसमें भी केसेस आ जाते हैं हमारे पास आगे, जो हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में पढ़ेंगे। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग द वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट का जितना वेट होता है उतना ही वो इस लिक्विड को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। इसका मतलब है कि आपकी जो अपथ्रस्ट है वो डायरेक्टली रिलेट किससे करती है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। सामने आपको दो केसेस नज़र आ रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट सिंक इफ़ इट्स वेट इज़ ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर वेट जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो ग्रेटर हो अपथ्रस्ट से तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, सिंक करता है। ये जो येलो बॉल है वो क्या कर रही है, सिंक कर रही है। और अगर ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो इक्वल और लेस देन द अपथ्रस्ट हो तो तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट करता है। वो जो आपकी पिंक बॉल है वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। Question number 7.20, explain how a submarine move up the water surface and down into the water surface. तो ये भी principle of flotation के according किया करता है जो आर्किमिडीज ने principle दिया था। A submarine can travel over as well as underwater. It also works on the principle of flotation. It floats over water when the weight of the water is equal to its volume is greater than its weight. It has a system of tanks which can be filled and emptied from the seawater. When these tanks are filled with the seawater, the weight of the submarine increases. As soon as its weight becomes greater than the upthrust, it dives into the water and remains underwater. So to come up on the surface, the tanks are emptied from the seawater. 7.21 question, why does a piece of stone sink
in a water, but a ship with a huge weight floats. So the upthrust force on the stone is much smaller than its weight because the weight of the water displaces and the stone is very small. यहाँ पे भी आपके पास principle of flotation है Archimedes principle के according. While the ship are designed in such a way that weight of the water displaces by them is greater than their weight, so upthrust force in case of ship is greater than their weight. So ship floats on water, float on the surface of the water. यहाँ पे स्टोन और शिप के वेट को कंपेयर किया जा रहा है कि स्टोन को जब आप वाटर के अंदर थ्रो करते हैं तो जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करता है वो उसके वेट से क्या होता है, ज़्यादा होता है. तो अगर आप शिप, और वो कह रहे हैं कि शिप्स और बोट्स जो हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उनका जो वेट है वो उनकी जो बायोन फोर्स है या अपथ्रस्ट फोर्स है उससे क्या होता है, कम रखा जाता है. सो व्हाट इज़ हुक्स लॉ, व्हाट इज़ मीन बाय द इलास्टिक लिमिट, ये बड़ी डिटेल में आपने क्वेश्चन पढ़ा है हुक्स लॉ का. उसके बाद हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है. टेक अ रबर बैंड 7.23, कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस ऑफ योर ओन यूजिंग अ रबर बैंड, चेक इट एक्यूरेसी बाय वेइंग वेरियस ऑब्जेक्ट. आपने एक साइड पे स्प्रिंग बैलेंस रखना है और एक साइड पे आपने रबर बैंड रखा है और आपने इन ऑब्जेक्ट्स का वेट, उसके एक स्टैंडर्ड बना लेना है आपने रबर बैंड का. उसके बाद आपने वेट मेजर्स करते रहना है. तो आपने देखना है कि क्या ये हमारे पास जो रबर बैंड का जो स्केल बना है क्या वो करेक्ट है. टेक अ रबर बैंड, हैंग इट ऑन अ हुक, then pointer is attached at the lower end of it with scale in front of the pointer. Different known weight are suspended one by one at the lower end of the rubber band. known weight मतलब 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, आपको जो बॉक्स होता है आपके लैब में जो है आपने उसको रख के वन बाय वन आपने वेट वहाँ से रखने हैं और फिर आपने उनको स्केल के साथ मेजर करना है. मार्क द पॉइंटर टू ईच नोन वेट इज कॉल्ड द कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल फॉर वेट मेजरमेंट. दिस मेक्स अ बैलेंस फॉर वेट मेजरमेंट. यहाँ पे क्या होता है कि हम अपना एक स्टैंडर्ड जो है वो बना लेते हैं. कैलिब्रेशन कहते हैं इसको. कंपेयर किया जाता है विद द स्टैंडर्ड मैसेज और जो हमारे पास जो आ रहा होता है, वेट आ रहा होता है, जो स्केल बन रहा होता है उसके साथ इसको कैलिब्रेट करके, मतलब कि इसको कंपैरिजन के साथ इसको रखा जाता है ताकि दोनों जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उनको हम देखें कि क्या दोनों को जो कंपैरिजन किया जा रहा है तो वेट जो है वो हम मेजर कर सकते हैं इसकी वजह से भी. सो दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच. इसके बाद हमने इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं और आपने ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी है. थैंक यू.